नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ न्यूज 18 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। संसद भवन परिसर में एनडीए सांसदों की मंगल मिलन बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित। जरूरी विधेयकों को चर्चा और उन्हें पारित कराए जाने की रणनीति पर मंथन। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक सूचीबद्ध, चर्चा के लिए 6 घंटे का समय निर्धारित। राज्यसभा की कार्यसूची में 2 अहम विधेयक, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर होगी चर्चा। राजधानी दिल्ली का बदला मौसम, कई हिस्सों में हुई बारिश, उत्तराखंड के 11 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार, लेकिन संकट टला नहीं। यूरोप में भीषण गर्मी के बीच स्पेन और फ्रांस में जंगल की आग से तबाही। स्पेन फ्रांस में हजारों हेक्टेयर जंगल राख, हजारों लोग घर छोड़ने को मजबूर। और श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की वापसी, सारांश जैन के रूप में एकमात्र नया चेहरा। सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एनडीए सांसदों की बैठक मंगल मिलन का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में मौजूद हैं। साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल है। संसद सत्र के दौरान रणनीति पर चर्चा इस मंगल मिलन बैठक के तहत की जाती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं इस बैठक में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। और आपको बता दें कि एनडीए सांसदों की ये बैठक होती है, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक होती है। संसद में सत्र चल रहा है, मानसून सत्र का आयोजन हो रहा है और इस दौरान हो रही है मंगल मिलन बैठक, जिसमें सांसदों को मार्गदर्शित करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। हालांकि कुछ देर बाद सभी कुछ साफ होगा कि किस तरह से इस बैठक में कौन कौन से एजेंडे पर चर्चा की गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एनडीए सांसदों की जो महत्वपूर्ण बैठक है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ एनडीए के तमाम सांसद भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो संसद के मानसून सत्र की दूसरी मंगल मिलन बैठक है। महत्वपूर्ण रणनीति पर इस बैठक के दौरान चर्चा होती है, मंथन होता है, संवाद किया जाता है। और आपको बता दें कि इस दौरान बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, जो कि सांसदों को मार्गदर्शित करते हुए नजर आएंगे। एनडीए संसदीय दल की ये बैठक है, जिसे नाम दिया गया है मंगल मिलन बैठक। और ये बैठक अभी जारी है। जरूरी विधेयकों को पेश और पारित कराए जाने पर इस पर चर्चा होती है। आम सहमति और समन्वय किस तरह से बनाया जाए, इस पर खास तौर पर फोकस रहता है। एनडीए सांसदों की ये महत्वपूर्ण बैठक, आपको बता दें कि पिछले सप्ताह भी मंगलवार को इस बैठक का आयोजन हुआ था और उसके बाद ये दूसरा सप्ताह जब आज मंगल मिलन बैठक का आयोजन हो रहा है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और इसके साथ साथ एनडीए के सभी सांसद भी इस महत्वपूर्ण बैठक में मौजूद रहते हैं। सभी केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहते हैं। चर्चा की जाती है किस तरह से महत्वपूर्ण विधेयकों पर सदन में चर्चा हो, सत्ता पक्ष के सांसदों का किस तरह से आचरण हो, किस तरह से वो तमाम महत्वपूर्ण विधेयकों में चर्चा में भाग लेते हुए नजर आए। ऐसे कई सारे बिंदु होते हैं, कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी होती है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सांसदों को देते हुए नजर आते हैं। तो एनडीए सांसदों की बैठक मंगल मिलन का हो रहा है आयोजन। संसद का मानसून सत्र चल रहा है। पिछला हफ्ता हालांकि विपक्ष के हंगामे के चलते कार्य उत्पादकता के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं बीता, लेकिन एनडीए का सत्ता पक्ष का पूरा यही जोर रहता है कि किस तरह से ज्यादा उत्पादकता हो और इसीलिए सांसदों को मार्गदर्शित करते हुए प्रधानमंत्री नजर आते हैं। विभिन्न सारे ऐसे विषय होते हैं, एजेंडे होते हैं जिस पर मंथन किया जाता है, सरकार मंथन करती है और फिर सदन के लिए रणनीति भी तय की जाती है, क्योंकि ये सप्ताह भी
बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा के लिहाज से अगर हम देखें या फिर अन्य कामकाज, जो विधायी कामकाज होता है उसके लिहाज से देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और यही वजह है कि ये जो मंगल मिलन बैठक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक में सांसदों को मार्गदर्शित करते हुए नजर आते हैं। और ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता राजेश राजेश, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि बैठक का आयोजन हो रहा है, बैठक अभी चल रही है, लेकिन अगर प्रमुख एजेंडे की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों को किस तरह से मार्गदर्शित करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं? देखिए, जहाँ तक इस बैठक के एजेंडे का सवाल है, तो निश्चित तौर पर जो एजेंडे की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बैठक के बाद ब्रीफ करते हैं जब मीडिया को, तब उसकी जानकारी मिल पाती है। लेकिन मोटे तौर पर जो हम समझते हैं कि मोटे तौर पर जब संसद का सत्र शुरू होता है तो उसके हर हफ्ते के मंगलवार को सुबह 9:30 बजे पहले बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक बुलाई जाती थी, फिर बाद में एनडीए संसदीय दल की बैठक हो गई और अब इसका नया नाम एनडीए मंगल मिलन हो गया है। यानी एनडीए मंगल मिलन संसद के मानसून सत्र की यह दूसरी बैठक है जिसमें पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो शामिल हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, प्रधानमंत्री मोदी समेत अनेक जो एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं वो इस बैठक के हिस्सा बन रहे हैं। आमतौर पर ये माना जाता है कि संसद में जो समसामयिक जो घटनाएं घटती हैं उसमें कैसे सत्ता पक्ष फ्लोर मैनेजमेंट के जरिए संसद को सुचारू चलाने के लिए जोर दे, इसको लेकर प्रधानमंत्री अपने सांसदों को निर्देश देते हैं, नसीहत देते हैं और उनके संबोधन में कहीं ना कहीं जो समसामयिक जो मुद्दे होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर उस पर चर्चा होती है। निश्चित तौर पर अभी जो देश में जो घटनाएं घट रही हैं या जो घटित हुई हैं, छात्र आंदोलन खत्म हो चुके हैं और अब नीट पेपर लीक से कोई रोकथाम से संबंधित जो विधेयक आया है वो विधेयक पर चर्चा कैसे हो, कैसे एनडीए के सांसद अपनी बात रखें, कैसे देश की जनता को ये बताने की कोशिश करें कि सत्ता पक्ष का क्या रुख है, क्या स्टैंड है, इसको लेकर इस महत्वपूर्ण बैठक में निश्चित तौर पर चर्चा होगी। ये माना जा सकता है बैठक के बाद जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू आएंगे तो वो निश्चित तौर पर ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान किन किन बिंदुओं को छूने की कोशिश की और सांसदों को क्या कुछ निर्देश और नसीहत दी है। ठीक है राजेश, हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, इस बैठक से जुड़ी हुई, मंगल मिलन बैठक से जुड़ी हुई क्या ताज़ा अपडेट आप हमसे साझा करेंगे? देखिए, हमारे सहयोगी राजेश इस बात को बता रहे थे कि एनडीए की बैठक में जो उस वक्त महत्वपूर्ण घटनाक्रम होता है संसद के अंदर उस पर चर्चा होती है। जाहिर है आज बिल पर चर्चा होनी है तो युवा सांसदों को मौका मिलने वाला है एनडीए की तरफ से। उसकी एक बाकायदा इस विधेयक को लेकर क्या कुछ प्रावधान सरकार लेकर आई है, ये सब अब पब्लिक में है, पब्लिक डोमेन में है, क्योंकि विधेयक पेश हो चुका है। तो जोरदार बहस में हिस्सा एनडीए के सांसद लेंगे और सकारात्मक तौर पर ये संदेश जाए सांसद से कि जो कुछ भी कदम उठाया जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वो कदम उठाया जा रहा है। पहले टास्क फोर्स का गठन किया गया, अब और सख्त कानून लाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और कैबिनेट से वो पारित हुआ और अब विधेयक लोकसभा में चर्चा होने जा रहा है। इसके साथ ही साथ जब चर्चा होगी तो ये बात भी सामने आएगी कि क्यों इससे पहले कोई अन्य सरकार पेपर लीक को लेकर कड़े कानून लेकर नहीं आई। 2024 में जब कानून आया था, अपने आप में जो मौजूदा कानून है वो भी काफी सख्त कानून है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार ने सोचा था। 1986 में इस बात की चर्चा हुई थी कि पेपर लीक रोकथाम को लेकर कोई सजा के प्रावधान वाला कानून होना चाहिए, लेकिन 1986 से कई कांग्रेस सरकारें, यूपीए सरकारें रही, लेकिन किसी ने भी इस सख्त कानून को लेकर पहल नहीं की। 2024 में ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई और ये सख्त कानून आया। अब इस कानूनों में फीडबैक को देखते हुए कुछ और प्रावधान जोड़े जा रहे हैं, जिसमें प्रमुख है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होगी, एक मॉनिटरिंग एक तरह से पूरी उसका फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, डे टू डे सुनवाई होगी और तय समय में आरोपी को सजा दिलाई जाएगी और इसके साथ ही साथ सजा के समय अवधि को भी बढ़ा दिया गया, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पर कोई पेपर लीक में शामिल है या संगठित तौर पर है तो वो सजा और बढ़ा दी गई, जुर्माना 10 करोड़ कर दिया गया। ये सब चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही साथ एनडीए की जो भावी रणनीति है, जनता के बीच कैसे जाना, कैसे छात्रों के बीच जाना,
कैसे छात्रों को संदेश देना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार छात्रों के साथ खड़ी है। इस बात का भी एनडीए की बैठक में जिक्र हो सकता है, क्योंकि भावी जो कार्यक्रम होते हैं, कैसे जिला स्तर पर सांसदों की जो भूमिका है उनके संसदीय क्षेत्र में, उसे उसमें कैसे आगे बढ़ना है, कई बार ये भी चर्चा होती है। तो उस दिशा में भी एनडीए की बैठक महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा कि क्या कुछ ब्रीफिंग होती है, लेकिन चूंकि संसद का सत्र चल रहा है, वंदे मातरम बिल पर भी चर्चा होनी है राज्यसभा में, तो उसको लेकर भी जानकारी दी जा सकती है। और एनडीए सांसदों को सदन में रहने का निर्देश पहले ही जा चुका है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में, कि वो महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा के दौरान मौजूद रहे। तो आज बहुत दिलचस्प तस्वीरें लोकसभा में दिखाई दे सकती है। और एक महत्वपूर्ण बात यह कि एनसीपीआई पहली बार इस बैठक में शामिल हो रहा है। उसके 20 सांसद है, टीएमसी के बाकी सांसद जिनको अलग गुट का दर्जा मिल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, एक अलग तस्वीर आज सदन में भी नजर आ सकती है। और वहीं इस मंगल मिलन बैठक को देखें तो यहाँ पर भी एक अलग तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि जिस टीएमसी से अलग हुए 20 सांसदों की आप चर्चा कर रहे हैं जो एनसीपीआई में शामिल हो चुके हैं, वो भी इस एनडीए की बैठक में आज शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। राजेश, अगर हम पिछले सप्ताह को देखें तो पिछले सप्ताह भी मंगल मिलन बैठक का आयोजन हुआ। उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि इस बैठक में भी प्रधानमंत्री ने किस तरह से छात्रों के प्रति संवेदना व्यक्त की थी, और उसी के प्रतिफल में हम देख रहे थे कि उसके बाद कठोर संशोधन के साथ सत्ता पक्ष जो है वो सदन में पहुंचा। तो क्या आज भी इस जो बैठक का आयोजन हो रहा है, इसका प्रभाव, इसका असर, या फिर हम देखें कि किस तरह से कौन सा एक प्रमुख एजेंडा ऐसा रह सकता है जिसको लेकर के सत्ता पक्ष सदन में पहुंचेगा, इस मंथन के बाद निकलता हुआ नजर आएगा? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो समसामयिक मुद्दे होते हैं, जो देश का जो बर्निंग इशू है, उसको लेकर इस बैठक में ज़रूर चर्चा हो सकती है। और हमने देखा कि जिस तरीके से छात्रों के आंदोलन को सरकार ने पूरी तत्परता के साथ ख़त्म कराया, उनके जो मुद्दे थे उस मुद्दे को रिजॉल्व किया गया। प्रधानमंत्री खुद इंस्टाग्राम पे आते हैं, वीडियो बनाते हैं, छात्रों के साथ संवाद करते हैं, और उसकी संख्या जो है उस वीडियो को देखने वालों की संख्या मिलियंस में होती है। प्रधानमंत्री दोबारा वीडियो बनाते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने छात्रों के साथ वो सीधा संवाद करने की कोशिश करते हैं। आंदोलन के दौरान हालांकि कई तरह के आपत्तिजनक जो शब्द हैं उसके भी प्रयोग छात्रों के द्वारा किए गए। इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने अपने को छात्रों के साथ संबद्ध किया, अपने आप को छात्रों के साथ जोड़ा, और कहीं ना कहीं जो उनके मुद्दे थे, जो उनके बेसिक सवाल थे, उस बेसिक सवाल को रिजॉल्व किया। तो निश्चित तौर पर इस बैठक में उन मुद्दों की गूंज जरूर सुनाई पड़ेगी। और शैलेंद्र ने बिल्कुल सही कहा कि चूंकि राज्यसभा में वंदे मातरम से जुड़ा हुआ जो विधेयक है उस पर भी चर्चा शुरू होनी है, लिहाजा उसको लेकर भी कुछ न कुछ संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री के द्वारा अपने सांसदों को जरूर होगी। और जब भी इस तरह की बैठक का आयोजन होता है तो प्रधानमंत्री मोदी एक शिक्षक की भूमिका में नजर आते हैं, और वो अपने सांसदों को निर्देश देते हैं, नसीहत देते हैं। कई बार उन्हें ये चेताने की भी कोशिश करते हैं कि सदन के भीतर लोग रहें, गैर हाजिर ना हो, सदन के भीतर रहें, संसदीय परंपराओं का ज्ञान अर्जित करें, संसदीय जो तौर तरीके हैं उनको सीखने की कोशिश करें, क्योंकि लोकतंत्र में सच्चा प्रहरी वही हो सकता है जिसके पास संसद की गरिमा का ख्याल हो, और संसदीय जो मान्यताएं हैं, संसदीय जो परंपराएं हैं, उसको आगे बढ़ाने की उनकी जो ललक है वो दिखनी चाहिए। और इसको लेकर कई बार वो पर्टिकुलर कई सांसदों की तारीफ भी कर चुके हैं, जो सांसद सदन के भीतर अनेक मौक़ों पर नज़र आते हैं। और इसमें चिराग पासवान का नाम उन्होंने कई मर्तबा लिया है कि चिराग से आप लोग सीखिए, कि चिराग सदन के भीतर आते हैं, बैठते हैं, और लंबे समय तक सदन में रहकर वो सदन की तकरीरों में, सदन की जो चर्चा है उसमें भाग लेते हैं। तो निश्चित तौर पर आज छात्र आंदोलन, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो वंदे मातरम पर चर्चा, नीट पेपर लीक से संबंधित जो विधेयक है जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे कि लोकसभा में चर्चा शुरू होनी है, 6 घंटे का वक्त जो है मुकर्रर किया गया है। और एनडीए की कोशिश है कि तमाम वैसे सांसद जो युवा तुर्क हैं, युवा ब्रिगेड को मौका दिया जाए। तो बांसुरी स्वराज, तेजस्वी सूर्या, लोजपा रामविलास की तरफ से अरुण भारती, ये वो नाम होंगे जो बिल्कुल युवा चेहरे हैं, और निश्चित तौर पर छात्रों को एक बड़ा संदेश देने, एक मैसेज देने की कोशिश होगी। तो निश्चित तौर पर इस बैठक जो है अभी चल रही है, और बैठक के बाद जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू यहाँ आएंगे तो वो मीडिया को सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि आखिर किन किन मुद्दों पर
चर्चा हुई है किन किन। और जहाँ तक छात्रों के आंदोलन का सवाल है, तो कभी भी सरकार ने, सत्ता पक्ष ने अपने को उससे अलग नहीं किया। उन्होंने संवाद स्थापित करने की कोशिश की, खुद को जोड़ने की कोशिश की, और सरकार की ये कोशिश थी कि छात्रों को कहीं ना कहीं जो उनके मुद्दे हैं उनको रिजॉल्व कर उनके आंदोलन को ख़त्म कराया जाए। और शायद यही वजह थी कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन लोगों को लगाया गया और इन लोगों ने वार्ता के जरिए कॉकरोच जनता पार्टी के साथ संवाद स्थापित किया और फिर इस आंदोलन को ख़त्म कराने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और नैतिकता के आधार पर जिस तरीके से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, उसकी भी तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने नैतिकता के अपने मूल्यों की रक्षा के लिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, जबकि कोई उन पर बड़ा संगीन जुर्म या कोई आरोप नहीं है, या आरोप कोई सिद्ध नहीं हुआ है कि सीधे तौर पर धर्मेंद्र प्रधान की किसी मामले में भी संलिप्तता है। बावजूद इसके उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए सरकार ने यह फैसला किया और इसकी चारों तरफ सराहना की जा रही है। निश्चित तौर पर, और यही सब कदम जो है वो सरकार के वो दर्शा रहे हैं कि किस तरह से छात्र हित सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि संवाद से ही समाधान निकल सकता है और छात्र हित ही हमारे लिए सर्वोपरि है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही साथ शैलेंद्र आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट के साथ हमसे जुड़ने के लिए। और इसके साथ ही फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद न्यूज 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये खबरों में बढ़े आगे। लोकसभा में आज प्रश्न पत्र लीक और परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े अपराधों के खिलाफ सख्त प्रावधान वाले लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। विधेयक पर 6 घंटे से ज्यादा समय तक चर्चा होगी। कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर इस मुद्दे पर सहमति बनी और सत्ता और विपक्ष के नेताओं के बीच गतिरोध खत्म हो गया। विधेयक को सोमवार को प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में पेश किया था। तो पेपर लीक पर वार करते हुए सरकार और आज ही पारित कराने पर जोर रहेगा सरकार का। आपको बता दें कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर आज चर्चा तय की गई है। पेपर लीक पर सख्त कानून की पूरी तरह से तैयारी में है केंद्र सरकार। आपको बता दें कि हर राज्य में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने का प्रस्ताव है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में विशेष अभियोजक नियुक्त करने की बात भी है। तो क्या है इस विधेयक में खास, ये जान लीजिए। हर राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रस्ताव ये विधेयक करता है। उसके साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में विशेष अभियोजक भी नियुक्त किए जाएंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट के खिलाफ अपील सीधे हाई कोर्ट में की जा सकेगी। तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सरकार किस तरह से छात्रों के प्रति अपनी संवेदना के साथ साथ प्रतिबद्धता को भी दर्शा रही है। और आपको बता दें कि इसी कड़ी में आज इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा होनी है। चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा और जो संशोधन विधेयक है इसको कल डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सदन में पेश किया था। इसके बाद आज चर्चा के साथ इसे आगे बढ़ाया जाएगा। हाईकोर्ट में 3 महीने के भीतर अपील का निपटारा करने पर भी ये प्रावधान करता है और गंभीर मामलों की जांच STF करेगी। ये बात भी इस प्रावधान के तहत, इस बिल के जो संशोधन प्रावधान है उसके तहत ली गई है। पेपर लीक जांच 2 महीने में ही पूरी करनी होगी, यानी कि समयबद्धता का भी ध्यान रखना होगा और तय समय के अंदर ही इस जांच को पूरी करना होगी। माफियाओं पर भी ये शिकंजा कसते हुए अब नजर आएगा। हर राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रस्ताव है। पेपर लीक पर 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान और साथ ही साथ दोषियों पर 50 लाख तक जुर्माने का प्रावधान भी है। अब पेपर लीक संशोधन बिल से क्या क्या बदलेगा, ये भी ग्राफिक के जरिए एक बार समझिए कि 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान जो 2024 का वर्तमान कानून है वो करता है, लेकिन 2026 का जो संशोधित विधेयक है
है वो स्पेशल टास्क फोर्स की बात करता है और साथ ही साथ कड़ी सजा का प्रावधान भी करता है। 2024 का विधेयक जांच का समय तय नहीं करता था, लेकिन 2026 का जो प्रस्तावित विधेयक है वो 8 साल तक परीक्षा से प्रतिबंध लगाने की बात करता है और साथ ही साथ समयबद्धता को भी सुनिश्चित करता है। 2024 के विधेयक की बात करते हैं, जो कानून है जो लागू है, सामान्य अदालत में इसमें सुनवाई होती थी, लेकिन 2026 का जो संशोधन के साथ सरकार सदन में पहुंची है तो ये बताता है कि किस तरह से आपको समय सीमा का भी ख्याल रखना होगा और त्वरित छात्रों को न्याय देना होगा। 3 महीने में ही आपको फैसला करना होगा और 5 से 10 साल तक की कड़ी सजा का प्रावधान भी इसके तहत किया जाता है। तो पेपर लीक संशोधन बिल लेकर के जो सरकार सदन में पहुंची है उसके अलग अलग प्रावधान आपको हमने बताया कि किस तरह से जब ये कानून बन जाएगा, पहले तो आज चर्चा होगी, फिर बिल पास होगा, उसके बाद जब ये कानून बन जाएगा तो किस तरह से छात्रों के हित की बात करता हुआ नजर आएगा और कड़े कानून के तहत जो शिक्षा माफिया हैं उन पर शिकंजा कसता हुआ नजर आएगा। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। राज्यसभा में आज 2 विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। उच्च सदन में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की जाएगी। उच्च सदन में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, जिसमें वंदे मातरम को राष्ट्रगान जैसा संरक्षण मिलने की बात कही गई है। राष्ट्रीय गीत के अपमान पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान भी यह संशोधन विधेयक करता है, यानी कि अगर अपमान होता है तो फिर कार्रवाई भी होगी। 3 साल तक जेल और जुर्माने का प्रावधान ये संशोधित विधेयक करता है, जो लेकर के सरकार पहुंची है राज्यसभा में। आज ये सूचीबद्ध है जिस पर चर्चा होनी है। दोबारा अपराध पर न्यूनतम 1 वर्ष की सजा और 1971 के अधिनियम की जब हम बात करते हैं तो इसी में इसको संशोधन किया जाएगा और इसीलिए इसे कहा जा रहा है राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026। कानून में जोड़ा जाएगा राष्ट्रीय गीत शब्द। तो आपको बता दें कि राज्यसभा में भी आज कार्रवाई बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। वहीं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी चर्चा के लिए रखेंगे। इस विधेयक के माध्यम से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन किए जाएंगे। इस विधेयक के माध्यम से एमएसएमई कानून में बड़े बदलाव होते हुए भी नजर आएंगे। तो राज्यसभा में भी आज महत्वपूर्ण विधायी कामकाज सूचीबद्ध किए गए हैं। एमएसएमई संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा जो सूचीबद्ध है उसे भी एक बार समझिए, क्योंकि एमएसएमई कानून में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एमएसएमई संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा सूचीबद्ध है। विधेयक के जरिए 2006 के कानून में अहम बदलाव किए जाएंगे। हम सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार एमएसएमई पर किस तरह से जोर दे रही है। फोकस है सरकार का इज ऑफ डूइंग बिजनेस को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, उस पर जोर है और उसी की जो झलक है वो इस संशोधन बिल में नजर आती है। और आपको बताएं कि छोटे उद्योगों की रिकवरी आसान किस तरह से की जा सकती है वो ये बिल प्रावधान करता है और इसके अलावा ऑनलाइन विवाद समाधान को भी बढ़ावा देने पर जोर है। उद्यम पोर्टल को कानूनी पहचान मिले, इस बात के लिए भी इस बिल में प्रावधान किए गए हैं। पीआईबी फैक्ट चेक ने दिल्ली के छात्रों पर देर रात फायरिंग की खबर को पूरी तरह फर्जी बताया है। सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ चैनल के नाम से यूट्यूब थंबनेल तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें दावा किया गया था कि दिल्ली में आधी रात छात्रों पर गोलीबारी की घटना हुई। पीआईबी ने जांच के बाद स्पष्ट किया कि दिल्ली में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और ये दावा पूरी तरह से भ्रामक और गलत है। लोगों से अपील की गई है कि वो किसी भी संवेदनशील खबर को शेयर करने से पहले उसकी पुष्टि करें और केवल आधिकारिक और विश्वसनीय स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें। टाटा समूह की एयर इंडिया ने हब एंड स्पोक मॉडल के तहत अमृतसर से दिल्ली के लिए इजी कनेक्ट उड़ान सेवा को शुरू किया है। नागरिक उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से इस सेवा की शुरुआत की। ये एयर इंडिया की इस मॉडल के तहत दूसरी उड़ान है। पहली सेवा वाराणसी से दिल्ली के लिए शुरू की गई थी। इजी कनेक्ट सुविधा के तहत अमृतसर से विदेश जाने वाले यात्रियों को अब दिल्ली एयरपोर्ट पर बार बार चेक इन
और सुरक्षा प्रक्रिया से गुजरना नहीं होगा। यात्री अमृतसर में ही चेक इन और इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे और दिल्ली पहुंचकर बगैर बाहर निकले सीधे अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पकड़ सकेंगे। एयर इंडिया ने अमृतसर से दिल्ली के लिए 2 उड़ानें शुरू की हैं, जिनमें पहली उड़ान सुबह 9:10 पर और दूसरी रात 10 बजे रवाना होगी। नागरिक उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने बताया है कि भारत में चरणबद्ध तरीके से 4 प्रमुख हब विकसित किए जाएंगे और लगभग 40 स्पोक्स तैयार किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को स्पोक्स के रूप में विकसित करने की योजना है। इसका उद्देश्य यात्रियों को दुनिया भर के गंतव्यों से सीमलेस कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना और यात्रा अनुभव को बेहतर और सुविधाजनक बनाना है। कि हम लोग धीरे धीरे करके 4 ऐसे हब हम लोग भारत में बनाएंगे और करीब करीब 40 ऐसे स्पोक्स हम बनाएंगे। हमारे जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उन सबको स्पोक्स के रूप में विकसित किया जाएगा और कैसे हम सीमलेस कनेक्टिविटी दे सकें पूरे विश्व में हमारे पैसेंजर्स के लिए, उनकी सुविधा के लिए, तो उसको भी हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगी। राष्ट्रपति किलकारी किड्स प्ले जोन और बचपन बाल परिसर का उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही समर्थ आंगनबाड़ी कम पालना पहल की शुरुआत की जाएगी। राष्ट्रपति भवन एस्टेट के विकास को गति देते हुए राष्ट्रपति पॉकेट 1 शेड्यूल ए में टाइप 2 क्वार्टर के पुनर्विकास कार्य और नेट जीरो एनर्जी रणनीति के तहत सर्विस ब्लॉक निर्माण की आधारशिला रखेंगे। पर्यावरण संरक्षण और हरित परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में राष्ट्रपति राही इलेक्ट्रिक वाहन बस फ्री सेवा को हरी झंडी भी दिखाएंगी। ये सेवा राष्ट्रपति भवन एस्टेट के निवासियों के लिए उपलब्ध रहेगी। भारत के इंजीनियरिंग सामान के निर्यात में जून 2026 के दौरान शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। मजबूत वैश्विक मांग की बदौलत जून में इंजीनियरिंग निर्यात 21% बढ़कर $11.48 अरब पर पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष इसी महीने में $9.51 अरब रहा था। अमेरिका, जर्मनी, चीन, सिंगापुर और ओमान जैसे देशों से बढ़ती मांग ने भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात को मजबूती दी है। इस बात की जानकारी इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जारी ताज़ा बयान के जरिए मिली है। जून के दौरान अमेरिका भारत के इंजीनियरिंग उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना रहा, जहां $1.95 अरब का निर्यात हुआ। वहीं चीन को निर्यात 74% बढ़कर 361.47 मिलियन डॉलर पहुंच गया। जून महीने में ओमान को भारत का इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट सालाना आधार पर 5 गुना से अधिक बढ़कर $258.97 मिलियन हो गया। ये तेजी भारत ओमान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने के बाद देखने को मिली है। इसके चलते पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में भारत का निर्यात मजबूत बना रहा। उत्तराखंड के कई जिलों में आज और कल के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 11 जिलों के जलग्रहण क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड का खतरा भी जताया गया है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। लोगों से खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील भी की गई है। वहीं मौसम विभाग ने ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण कर्नाटक और विदर्भ में भी तेज बारिश की संभावना है। वहीं 31 जुलाई तक राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, केरलम, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भारी बारिश का अनुमान है। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी 2 अगस्त तक तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन संकट अभी पूरी तरह से टला नहीं है। राज्य के 6 जिलों में 4,45,000 से अधिक लोग अभी भी प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार
21 राजस्व सर्किल के 631 गांव और 37,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि अभी भी बाढ़ की चपेट में है। चराईदेव, शिवसागर और जोरहाट सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। राहत और बचाव कार्य जारी है। 184 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जहां करीब 28,700 लोग शरण लिए हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल टीम और बचाव नौकाएं तैनात हैं और साथ ही साथ जरूरतमंदों को खाद्यान्न, पेयजल और अन्य आवश्यक राहत सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। बाढ़ से सड़कों, मकानों और पशुधन को भी नुकसान पहुंचा है और इस सब के बीच नुमालीगढ़ में धनसिरी दक्षिण नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि गुवाहाटी में शहरी बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार दर्ज किया गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सरकारी सलाह का पालन करने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में सड़क हादसा हो गया है। अमरनाथ यात्रियों को ले जा रही एक बस हरिगनीवान इलाके में अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में करीब 40 यात्री घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ, सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान शुरू किया। सभी घायलों को रेस्क्यू कर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। अधिकारियों के मुताबिक 2 यात्रियों को सिर में चोट आई है, लेकिन उनकी हालत स्थिर है। बाकी सभी घायल यात्रियों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। पुलिस ने हादसे का संज्ञान लेते हुए जांच भी शुरू कर दी है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सड़क हादसे में घायल अमरनाथ यात्रियों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उपराज्यपाल ने बताया कि उन्होंने गांदरबल के डिप्टी कमिश्नर और स्वास्थ्य अधिकारियों से बात कर घायलों की स्थिति की जानकारी ली। उपराज्यपाल ने स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि घायलों को हर संभव सहायता और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने यात्रियों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। भारतीय सेना ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की। सेना ने मानवीय पहल करते हुए जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे NH-44 पर फंसे ट्रक ड्राइवर्स और अन्य यात्रियों को भोजन उपलब्ध कराया। उधमपुर जिले के देवल इलाके में भारी भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे NH-44 पर यातायात बाधित हो गया था और इसी के चलते कई ट्रक ड्राइवर और अन्य यात्री सड़क पर फंस गए। भूस्खलन से प्रभावित यात्रियों के लिए सेना की ये पहल मुश्किल समय में बड़ी मदद साबित हुई। सेना ने राहत और बचाव के साथ साथ मानवीय सहायता का भी उदाहरण पेश किया। न्यूज़ 10 में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।